हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। यूनिट 1 से लेकर 10 तक दोनों पेपर्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस अलॉन्ग विद फ्री पीडीएफ नोट्स जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। डेली क्विज कंडक्ट किया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में, वो भी अवेलेबल है। और जितना भी आपको थियोरेटिकल कंटेंट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो आपकी क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे कंडक्ट होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इन शॉर्ट दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। आपकी पूरी 23 के लिए जो हमारा दिसंबर में पेपर होने वाला है, आपकी कंप्लीट तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था, जैसे ही हमारा सिलेबस नियर अबाउट कंप्लीशन पे पहुंचेगा हम प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट कर देंगे। सो आज से ड्यूअल क्लास चलेगी। सिलेबस का बहुत कम हिस्सा रह गया, वो मान के चलो सिर्फ 10 दिन का काम रह गया। आज से हम अपने अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आए हैं, लाइक हम अब कॉमर्स से स्टार्ट करेंगे। कॉमर्स की सीरीज पहले स्टार्ट करेंगे, फिर पेपर 1 के भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे। सो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो हमारा वो प्रीवियस जो 13 जून का 2023 को पेपर हुआ था, उस पेपर को हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। सो ध्यान से अब क्लास को पूरे अच्छे से अटेंड करो। इसके आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नॉलेज मिलती है ना वो प्रीवियस ईयर पेपर से मिलती है। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था, अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सफिशिएंटली स्टैम्प्ड एंड ड्यूली एड्रेस इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। देखो जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, अगर उसको अच्छे से स्टैम्प किया हुआ है, मतलब पूरी प्रॉपर एज पर रूल्स, उसको अच्छे से एड्रेस किया हुआ है भाई किसके लिए है, ठीक है। अगर आप उसको ट्रांसमिशन में पुट कर देते हो तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो ये पेपर में पूछा गया था। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला उन्होंने क्या था, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एक्सेप्टर, यानी जो बंदा उसको एक्सेप्ट कर रहा है वो वॉइड कर सकता है, ठीक है। दूसरी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ऑफर, जो बंदा भेज रहा है यानी जो ऑफर कर रहा है वो अपनी उसके पास भी ऑप्शन है, वो उसको वॉइड कर सकता है। थर्ड ऑप्शन, नो कॉन्ट्रैक्टेड, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। और डी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो अगर एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सफिशिएंटली स्टैम्प की गई है, ड्यूली उसे एड्रेस किया गया है, तब उसको अगर आप कोर्स में लाते हो, उसको ट्रांसमिट करते हो, तो वो बिल्कुल एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। सो यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल्स हम इकट्ठे करेंगे, अब हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कंडक्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से, वो क्या कह रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंटेशन क्राइटेरिया द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर इज हाईएस्ट। उन्होंने आपको 4 सेगमेंटेशन के क्राइटेरिया दिए हैं जिनसे आप अपने मार्केट को सेगमेंट कर रहे हो। वो कह रहे हैं इन चारों में से बताओ कौन सी ऐसी सेगमेंट है जहां पे आप कंज्यूमर के बिहेवियर को सबसे ज्यादा प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शंस में आपको साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, बिहेवियरल सेगमेंटेशन या जियो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। सो देखो जो बिहेवियरल सेगमेंटेशन होती है, यानी आपकी जो ऑप्शन नंबर सी है, ये ऐसी सेगमेंटेशन क्राइटेरिया है जिसमें जो आपकी कंज्यूमर चॉइस का मतलब जो कंज्यूमर का बिहेवियर रहने वाला, जो उसकी प्रेडिक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, वो कह रहे हैं इनमें से आप चूज करके बताओ कि कौन से टूल्स ऑफ कंज्यूमर प्रमोशन है। यानी देखो जो आपके, अगर आपने कंज्यूमर को देखो, बीइंग द पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अगर आपने कंज्यूमर प्रमोशन करनी है, इनमें से कौन सी चीजें वो टूल्स हैं जिनको आप कंज्यूमर प्रमोशन के लिए मानते हो, ठीक है। प्राइस ऑफ, रीफंड्स, कूपन्स, इवेंट स्पॉन्सरशिप, ऑफ इनवॉइस। देखो जो ये क्वेश्चन होते हैं, जो इसका बेस्ट फॉर्मेट है करने का, वो आप यूज करो एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। देखो अगर आप चारों ऑप्शंस को देखो, हर बच्चे को पता होगा कि जो कूपन्स हैं वो टूल्स माने गए हैं कंज्यूमर प्रमोशन के लिए। सो पहले तो हम यही चेक करते हैं कि जो हमारे कूपन्स हैं वो कौन कौन सी ऑप्शन में आ रहे हैं, ठीक है। देखो कूपन की सी नंबर ऑप्शन है, यानी ए में भी सी अवेलेबल है, बी में भी सी अवेलेबल है, सी ऑप्शन में सी नहीं अवेलेबल है तो उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। सी को हमने कर दिया खत्म। अब डी ऑप्शन में भी सी अवेलेबल है, ठीक है। लाइक हमारे कूपन्स तो हमने देख लिए, जज कर लिए। अब सेकेंड
अगर देखा जाए जो आपके रीफंड्स हैं, ठीक है, रीफंड अगर आप दे रहे हो तो वो भी एक कूपन प्रमोशन आपका कंज्यूमर प्रमोशन का हिस्सा है। अब आप चेक करो रीफंड कौन कौन सी ऑप्शंस में आ रहा है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में बी ऑप्शन अवेलेबल है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इवेंट्स स्पॉन्सरशिप, यानी आप जब इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हो, ठीक है, पर्टिकुलर, वो आपकी प्रमोशन का ही तरीका है। अब हम चेक करते हैं डी कौन कौन सी ऑप्शन में है। देखो ए ऑप्शन में डी नहीं है, सो इसको कट कर दो। जो डी है वो बी ऑप्शन में भी अवेलेबल है, सी में भी है। अब देखो अगर आप बी और डी ऑप्शन को कंपेयर करोगे, सिर्फ एक ही पॉइंट रहेगा ई, ऑफ इनवॉइस। यानी देखो जो ऑफ इनवॉइस है वो कंज्यूमर प्रमोशन का टूल नहीं है। सो हम जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर डी के साथ, जो कि यानी बी सी डी, रिफंड्स, कूपन्स और इवेंट स्पॉन्सरशिप, भी 3 ऐसे टूल्स हैं जिससे कंज्यूमर प्रमोशन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखो। देखो ये उन्होंने ना दो को दिए हैं, उन्होंने असर्शन दिया, रीजन दिया। असर्शन क्या कह रही है, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो यूजली सेल और लीज बैक अरेंजमेंट को यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट को अनलॉक करने के लिए फिक्स्ड एसेट्स में। यानी जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ठीक है, वो आपका जब उन्होंने जो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है ना, वो कभी भी उसको परचेज नहीं करेंगे, वो या तो वो सेल और लीज बैक अरेंजमेंट्स को यूज करेंगे। रीजन उन्होंने क्या दिया था कि जो सेल और लीज बैक अरेंजमेंट है, इसमें जो कंपनीज एसेट्स को सेल कर देती हैं टू अ लीजिंग कंपनी एंड लीज इट बैक टू एंजॉय द अनइंटरप्टेड यूज ऑफ एसेट इन देयर बिजनेस। मतलब क्या हुआ, सेल और लीज बैंक अरेंजमेंट ने कंपनीज अपनी एसेट्स को पहले बेच देंगी, ठीक है, फिर वो जो कंपनी अपने एसेट्स को बेच रही है वो उन्हीं एसेट्स को दोबारा से अपने लीज पे ले लेगी ताकि उसको उसका अनइंटरप्टेड यूज मिल सके एसेट का बिजनेस पे। सो इसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था बताओ इनमें से कौन सी चीजें ठीक है, कौन सी चीजें गलत है। देखो दोनों ही असर्शन और रीजन बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल सही है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज सेल और लीज बैक अरेंजमेंट को यूज करती हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और सेल और लीज बैक का जो रीजन उन्होंने मतलब उस रीजन में जो उनका मीनिंग बताया ना, वो भी बिल्कुल करेक्ट था, वही उसका मीनिंग है। सो इन शॉर्ट जो रीजन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है असर्शन से। सो जो इसका आंसर है वो बी ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन है ट्रू। बट एक चीज यहां पे देखो, ध्यान से नोट करो, जो रीजन है वो मतलब सही बता रहा है, पर जो अगर हम इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, समझ रहे हो ध्यान से, मैंने क्या कहा, जो रीजन है वो मतलब ठीक बता रहा है असर्शन का, बट जो असर्शन में उन्होंने चीज दी गई है वो रीजन उसके साथ रिलेटेड नहीं है। समझ रही हो, ये सबसे डिफिकल्ट माने जाते हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चन। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है तो फिर ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। सिंपल ठीक है, उन्होंने आपको रीजन में मतलब बता दिया, मतलब ठीक है। सो वो दोनों, अगर आप हम दोनों असर्शन और रीजन को इंडिपेंडेंटली देखें तो वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन की नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। सिक्स्थ क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, ध्यान से देखो। सिक्स्थ क्वेश्चन में वो क्या कह रही हैं, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन is an attempt to achieve economic gains from the free flow of trade and investment between countries। उन्होंने क्या कहा, देखो जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, ये हमने अपने कॉमर्स की फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का टॉपिक। जो आपकी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो एक ऐसी अटेम्प्ट है ताकि हम अपने इकोनॉमिक गेन्स को अचीव कर पाए। अब इकोनॉमिक गेन्स आपको होंगे कैसे, ये होंगे जो आपका ट्रेड का फ्लो है और जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है दो कंट्रीज के बीच में, उन दोनों की उनमें से एक एसोसिएशन है नेफ्टा। अब जो ये नेफ्टा है ये कौन कॉम्प्रोमाइज है कौन सी कंट्रीज में, देखो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो नेफ्टा है, जो ये एग्रीमेंट है, ये यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको उनके बीच हुआ था। सो सिक्स्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। यानी आप याद रखो जो नेफ्टा है, जो हमारा यूएसए और कनाडा एंड थर्ड इज मैक्सिको, यानी तीनों ने आपस में कंप्रोमाइज किया था ताकि जो वो इकोनॉमिक गेन्स को अचीव कर पाए फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच
इज द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द रीजनल रूरल बैंक्स। उन्होंने आपको ऑप्शंस दिए हैं, वो ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क है जो पूरी गाइडेंस बताता है जो आपके रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज को गवर्न करती हैं। सो देखो, अगर आप इसको ध्यान से समझो, अगेन आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। जो आपके रीजनल रूरल बैंक्स का एक्ट है दैट इज 1976, ये आपको डेट याद रखनी पड़ेगी, ये आपके रीजनल रूरल बैंक्स को गवर्न करता है। अब आप ऑप्शंस चेक कर लो कौन कौन से ऑप्शंस में ये अवेलेबल है। देखो ए नंबर में भी है, बी में ये नहीं है, सो हम बी को एलिमिनेट कर देते हैं, डी में नहीं है, डी को एलिमिनेट कर देते हैं, यानी अब आपके पास चॉइस बची ए और सी ऑप्शन में से। सो इनमें से चूज करके बताओ कौन सी इसके अलावा हो सकते हैं। देखो, अब आपको ऑप्शंस ए तो आ गई, डी और सी में आपको कंपेयर करना है। देखो, रीजनल रूरल बैंक है, अगर आप डी और सी को ध्यान से देखो, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक है ना, वो उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो खुद एक बैंक है। यानी जो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का और जो आपका आरआरबी एक्ट 1976 का, वो आपकी रीजनल रूरल बैंक्स की गवर्निंग को इफेक्ट करते हैं, वो उनके लीगल फ्रेमवर्क है। सो 7th का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पे। 8th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू रिमूव ऑर्डर बायस इन क्वेश्चनेयर यूजली रिसर्चर यूज विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, अलग अलग तरीके जब क्वेश्चनेयर फ्रेम होता है, बहुत अलग अलग तरीके के बायसेस आ सकते हैं, उनमें से एक बायस होता है ऑर्डर बायस। अब रिसर्चर ने अगर ऑर्डर बायस मतलब कि अगर आपने एक पैटर्न गलत बनाया, यानी आपने क्वेश्चंस का ऑर्डर गलत रखा है, तो रिसर्चर इनमें से कौन सी टेक्निक्स को यूज करेगा ऑर्डर बायस को रिमूव करने के लिए। अगेन हम यहाँ पे अपना एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। सो देखो, उन्होंने हमें ऑप्शंस में नंबर 1 दिया पाइवट क्वेश्चंस, नंबर 2 मल्टीपल ग्रिड क्वेश्चंस, फनल टेक्निक, फिल्टर क्वेश्चंस एंड लीडिंग क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हम। देखो, सबसे इजी देखने में पता चला फिल्टर क्वेश्चन। फिल्टर का मतलब होता है साफ करो, जो डिफिकल्ट है रिमूव करो, जो लॉजिकल है बिल्कुल एक्यूरेट है उनको रखो। चेक करो ऑप्शन नंबर डी कौन कौन सी ऑप्शंस में अवेलेबल है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे उसमें नहीं अवेलेबल है, तो उसको एलिमिनेट कर दो। बी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी अवेलेबल है, सी में नहीं अवेलेबल है, उसको भी एलिमिनेट कर लो। यानी अब हमारे पास दो ऑप्शंस की चॉइस बची, बी और डी की, जिसमें हमारा फिल्टरिंग हो गया। अब हम कंपेयर करते हैं फिल्टरिंग के बाद। देखो, फनल टेक्निक। देखो, जो एक और चीज जरूरी नहीं होता जो आपको पता है आपने वही एलिमिनेट करने। देखो, जो लीडिंग क्वेश्चंस हैं, यानी जो लीडिंग क्वेश्चन, देखो हर क्वेश्चन ही लीडिंग क्वेश्चन होता है, लाइक ये तो नहीं कोई ऑर्डर, इससे हम लीडिंग क्वेश्चन से कोई रिमूव तो नहीं कर सकते ना। सो जिसमें ऑप्शन नंबर ई है उसको डिलीट कर दो। सो जो हमारी ऑप्शन बी है उसमें ई अवेलेबल है, सो उसको डिलीट कर दिया। एट द एंड हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बची, सी डी ए, यानी पाइवट क्वेश्चंस, फिल्टर क्वेश्चंस और फनल टेक्निक। ये तीन टेक्निक्स हैं जिससे हम अपना ऑर्डर बायस को क्वेश्चनर में रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th पे। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय। देखो, जो म्यूचुअल फंड्स हैं इंडिया में उसको कौन रेगुलेट करता है। सो अगर आपको चार ऑप्शंस अवेलेबल है, सो अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं उनको जो इंडिया में दी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी उनको रेगुलेट करता है, ठीक है। ये तो आपको पता था, बड़ा इजी था। नेक्स्ट आगे चलते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। आप 11th नंबर क्वेश्चन देखो। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक्शन 61 to 64। अब ये सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 के हैं जो स्टेट करते हैं कि ऑल्टरेशन प्रॉपर विच इंक्लूड्स। अब देखो, सेक्शन 61 to 64 कंपनी एक्ट में ना वो ऑल्टरेशन प्रॉपर के बारे में बता रहा है पूरा। अब उन्होंने पूछा उसमें आएंगे क्या क्या, ठीक है। सो देखो ध्यान से, ऑल्टरेशन का क्या मतलब होता है, यानी चेंजेस लाने। अब वो ऑल्टरेशन प्रॉपर क्या होगा, अगर हम इसमें अगेन एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। देखो, कैंसलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर, अगर आपके शेयर्स अनइश्यू हैं आप उनको कैंसिल कर सकते हो, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चेक करो ए ऑप्शन किस किस में अवेलेबल है। देखो, ना तो ए में अवेलेबल है ना तो सी में अवेलेबल है। अब हमारे पास बची कौन सी दो ऑप्शंस, बी एंड डी। हम
इशूड शेयर्स को कैंसिल नहीं कर सकते, ये तो आपको पता होना चाहिए। देखो अगर एक बार शेयर इशू हो गया वो कैंसिल नहीं हो सकता। अनइशूड शेयर्स को जरूर कैंसिल किया जा सकता है, वो हमने पता है। अब देखो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, बी और डी, इनमें से दो अवेलेबल हैं। जहां पे बी है, अब तो आपको तो ये चीज क्लियर है ना कि आप इशूड शेयर्स को कैंसिल नहीं कर सकते, यानी जो आपकी डी ऑप्शन है जिसमें बी अवेलेबल है उसको कर दो डिलीट। सो बचा क्या, ओनली बी ऑप्शन। सो इन शॉर्ट हम जो हमारा राइट आंसर है वो है ए, सी एंड ई। अनइश्यूड शेयर्स को कैंसिल कर सकते हैं, इंक्रीज करते सकते हैं अपने शेयर कैपिटल को न्यू शेयर्स को इशू करके, और कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमारे फुली पेड शेयर्स हैं उनको स्टॉक में, और या वाइस वर्सा में। ठीक है, समझ के आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, उन्होंने 12th क्वेश्चन में क्या कहा था, अरेंज द स्टेप्स of process costing from beginning and ending with the work in process inventory। बहुत सिंपल है, वो ये कह रही हैं आपको हमने स्टेप्स दे दिया है 5, उसको एक बिगनिंग से लेके एंडिंग तक सीक्वेंस में अरेंज करो। ये स्टेप्स प्रोसेस कॉस्टिंग के हैं, जहां पे जो काम है वो वर्क इन प्रोग्रेस में है, यानी WIP का जो प्रोसेस है उसके आपने बीइंग द प्रोसेस कॉस्टिंग का प्रोसेस उसको आपने सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, देखो जो सबसे पहले एक बार हम सारी ऑप्शंस दे देखते हैं, फिर देखते हैं सबसे नंबर 1 पे क्या आएगा। देखो ए ऑप्शन क्या दी है, समराइज टोटल कॉस्ट टू अकाउंट फॉर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। बी, कंप्यूट आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। थर्ड, कंप्यूट कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। डी, समराइज द फ्लो ऑफ फिजिकल यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ई, असाइन टोटल कॉस्ट टू यूनिट्स कंप्लीटेड एंड टू यूनिट्स इन एंडिंग वर्क। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारी डी नंबर ऑप्शन है वो नंबर 1 पे आएगी, यानी समराइज करो पहले आपका फिजिकल यूनिट्स आउटपुट है कितना, फिर जब आपने आउटपुट निकाल लिया फिर कंप्यूट करो आउटपुट को इक्विवेलेंट यूनिट में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। थर्ड, समराइज करो टोटल कॉस्ट कितनी है अगर आपने जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को अकाउंट करना है। चौथा, फिर कंप्यूट करो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, और लास्ट में असाइन करो टोटल कॉस्ट को टू यूनिट्स जो आपने कंप्लीट कर लिया और यूनिट्स जो आपकी बच गई हैं एट द एंडिंग ऑफ वर्क। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी सबसे पहले आपको फिजिकल यूनिट्स देखनी पड़ेंगी, फिर उसको आपको एक इक्विवेलेंट यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप कॉस्ट देखोगे, फिर कॉस्ट को पर इक्विवेलेंट यूनिट में करोगे, और लास्ट में आप टोटल कॉस्ट को कर दोगे असाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13th क्वेश्चन अगर आप ध्यान से रीड करो वो कह रहे हैं एन एजेंट इज पर्सनली लायबल टू थर्ड पार्टीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। देखो दो बंदे होते हैं, एजेंट और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एजेंट को अपना काम, उसके जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे अपना काम करता है। उन्होंने कहा आपको सिचुएशंस दी गई हैं, इनमें से बताओ एजेंट कब पर्सनली लायबल होगा थर्ड पार्टीज को, वो सिचुएशंस आपने फाइंड करनी है। अगेन आपको इकट्ठी ऑप्शंस दी हुई हैं, सो एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे। देखो पहली ऑप्शन चेक करो, इफ एन एजेंट एक्ट्स फॉर एन अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। अगर आपने कभी प्रिंसिपल को आप बताया ही नहीं वो बंदा कौन है, तो यानी ओनली एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू थर्ड पार्टीज, क्योंकि थर्ड पार्टीज ने सिर्फ एजेंट का ही चेहरा देखा हुआ है। सो जो ए ऑप्शन जहां जहां पे अवेलेबल है वही हमारी करेक्ट आंसर्स होंगे। अगर आप चेक करो क्वेश्चन में तो जो सी और डी ऑप्शन उसमें ए की चॉइस ही नहीं है, सो इन दोनों को आप कर दो डिलीट। आगे बढ़ते हैं, ट्रेड यूसेज एंड कस्टम्स मेक एजेंट पर्सनली लायबल। बिल्कुल करेक्ट है। देखो जो आपका ट्रेड कैसे हो रहा है, जो उसकी यूसेज है और जो कस्टम्स हैं वो एजेंट को पर्सनली लायबल ठहराते हैं। आगे देखते हैं, इफ एन एजेंट साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट इन प्रिंसिपल्स नेम, इफ एन एजेंट एक्ट्स फॉर नेम्ड प्रिंसिपल। देखो सिंपल चीज है, अगर आपको बी ऑप्शन नहीं समझ आ रही और आप अगर डी ऑप्शन को चेक करो या सी को चेक करो, सी ऑप्शन, सी को देखो, उन्होंने कहा इफ एन एजेंट साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट इन प्रिंसिपल नेम। अगर देखो एजेंट ने प्रिंसिपल के नाम में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो हाउ एजेंट इज पॉसिबल, यानी हाउ एजेंट इज लायबल पर्सनली, तो डैम श्योर है फिर प्रिंसिपल ही होगा, यानी सी ऑप्शन की कोई तुक्की नहीं बनती। सो आपके पास अब दो ऑप्शंस बची थी ए एंड बी, इनमें से सी कहां पे अवेलेबल है, ए में, सो ए को कर देते एलिमिनेट। सो हमारा जो करेक्ट आंसर निकला वो ऑप्शन नंबर बी निकली, यानी
अगर एजेंट एक्ट करता है अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल में, दूसरा अगर ट्रेड यूसेज और कस्टम्स में एक एजेंट पर्सनली लायबल, और ई ऑप्शन अगर एजेंट वर्क कर रहा है एक फॉरेन प्रिंसिपल के लिए तो तब भी वो पर्सनली लायबल होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? Which of the following from market organization is most prevalent in manufacturing sector? इनमें से कौन सी ऐसी मार्केट ऑर्गेनाइजेशन है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रीवेलेंट है? सो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो जब जहां जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगी वहां पे सबसे ज्यादा ओलिगोपोली ही होगी, क्योंकि ओलिगोपोली वो मार्केट है जहां पे सिंगल सेलर होता है, यानी बहुत, मैं सिंगल नहीं कह सकते, बहुत कम यानी फ्यू सेलर्स होते हैं जिनके पास एंटायर मार्केट स्टेक होता है, और मैन्युफैक्चरिंग और सेक्टर इसी से ही ऑपरेट करता है। सो 14th का आंसर विल बी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो आपकी स्क्रीन पे है। उन्होंने क्या कहा, 2 लिस्ट दी हुई है आपको, ठीक है। वो 2 लिस्ट में एक ने आपको रिटेल स्टोर का फॉर्मेट दिया हुआ है, दूसरी लिस्ट में प्रोडक्ट असॉर्टमेंट दी हुई है। वो कह रहे हैं आप इसको मैच करके बताओ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो, डिस्काउंट, स्पेशलिटी, कैटेगरी किलर, सुपरमार्केटर, ये 4 ऑप्शन रिटेल स्टोर फॉर्मेट है, और प्रोडक्ट असॉर्टमेंट में वेरी नैरो एंड डीप, ब्रॉड एंड शैलो, ब्रॉड एंड डीप, नैरो एंड वेरी डीप। देखो, जो हमारा डिस्काउंट है वो अगर आप ध्यान से देखो, जो आपका डिस्काउंट है वो ब्रॉड होता है और शैलो होता है, यानी ए का करेक्ट मैच विल बी सेकेंड, ठीक है। और जो स्पेशलिटी है वो बहुत नैरो और डीप होगी। जो आपका कैटेगरी किलर है फोर्थ, दैट विल बी लाइक, जो आपका कैटेगरी किलर है वो नैरो और वेरी डीप होगा। जो आपकी सुपर मार्केटर है यानी, ठीक है, ब्रॉड और डीप। वैसे मैं इसको आपको ना डिटेल में करवाऊंगा। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए का सेकेंड, लाइक डिस्काउंट इज ब्रॉड एंड शैलो। बी का फर्स्ट जो स्पेशलिटी है वो है वेरी नैरो एंड वेरी डीप, क्योंकि देखो स्पेशलिटी बहुत कम होती हैं, वो बहुत वाइड नहीं होती, यानी सबसे ज्यादा नैरो और सबसे ज्यादा डीप। सी का हमारा आएगा फोर्थ, जो कैटेगरी किलर है वो ब्रॉड होंगे, नैरो होंगे और वेरी डीप होंगे। अब जब आपने कैटेगरी को खत्म करना है तो वो आपको और भी डीप जाना पड़ेगा, और जो डी या सुपर मार्केटर है उसका डेट विल बी थर्ड, यानी ब्रॉड एंड डीप। सो अगर आप ऑप्शन चेक करो तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। ए सेल्स अ मोबाइल फोन टू बी, a mirror who pays for it by its check. A endorses the check to C who takes it in good faith and for value. The check is dishonored on presentation. Can C enforce payment of the check? बहुत सिंपल है। A ने B को मोबाइल बेचा, बी ने ए की जो पेमेंट है चेक से कर दी। अब वो चेक का अमाउंट सेम था, अब ए ने सी को पैसे देने थे, उसने क्या किया, वो चेक ट्रांसफर कर दिया सी को, और जो टाइम आने पे चेक हो गया डिसऑनर। अब जो सी है जिसको ए ने चेक इंडोर्स किया था वो क्या पेमेंट को इन्फोर्स कर सकता है? क्या होगा? देखो इसका जो, अगर आप ध्यान से ऑप्शंस देखो, जो सी है, पहली ऑप्शन उन्होंने क्या दिया, सी कैन इन्फोर्स अ पेमेंट ऑफ चेक ओनली अगेंस्ट ए, सी कैन इन्फोर्स अ पेमेंट ऑफ चेक ईदर अगेंस्ट ए और बी, सी कैन इन्फोर्स पेमेंट ऑफ चेक बोथ अगेंस्ट ए एंड बी, सी कैन इन्फोर्स पेमेंट ऑफ चेक ओनली अगेंस्ट बी। बड़ा सिंपल फंडा, बहुत बेसिक ऑप्शंस दिए उन्होंने। देखो ए ने बी को मोबाइल बेचा, बी ने चेक दे दिया ए को, ए ने वो चेक कर दिया ट्रांसफर सी को। भाई सी तो बी को जानता ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है ये सी और बी बंदा कौन है जिसने चेक किया। सो जो सी है वो केवल इन्फोर्स कर सकता है पेमेंट ए के अगेंस्ट, क्योंकि वो ए को ही जानता है। सो 16 में क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। समझ के आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन देखो, उन्होंने क्या कहा था, अरेंज द फॉलोइंग एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इन असेंडिंग ऑर्डर, सेक्शन 207 to 211 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो हम देखो नॉर्मली तो हम इनकम टैक्स एट द एंड ऑफ ईयर भी देते हैं, बट हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक प्रिविलेज देता है कि हम बीच में एडवांस पेमेंट्स दे सकते हैं। अब वो कह रहे हैं जो ये सेक्शन 207 से 211 ये पूरा बताता है प्रोसेस, जो एडवांस पेमेंट्स का उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो।
तो अगर हम ध्यान से देखें, देखो अगर आप पहले ना सारी ऑप्शंस एक बार रीड कर लेते हैं। उन्होंने हमारी पहली ऑप्शन क्या दी, इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस चेक्स एंड टेक ड्यू डेट, लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस चेक्स, उसके बाद पेमेंट ऑफ एडवांस चेक्स बाय एसएससी ऑन रिकॉर्ड, एंड हमारी डी दी है कंडीशन ऑफ लाइबिलिटी टू पे एडवांस चेक्स, लास्ट दिया कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस चेक्स। अब आप 2 मिनट लो, दिमाग लगाओ, फिर मैं आपको बताता हूं कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देखो अगर आपने एडवांस चेक्स की पेमेंट देनी है, देखो सबसे पहले तो आपकी लायबिलिटी होनी चाहिए पेमेंट के लिए एडवांस चेक। अगर आप लायबल ही नहीं हो तो आप टैक्स कैसे पे करोगे? सो अगर आपने अपनी लायबिलिटी का पॉइंट देखो तो बी ऑप्शन विल दी फर्स्ट पॉइंट। अगर आप ध्यान से ऑप्शंस चेक करो तो सिर्फ केवल बी और सी ऑप्शन में बी पहले नंबर पे है, यानी ए और डी को आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखो, अब अगर आप बी और सी ऑप्शन ध्यान से कंपेयर करो, पहला बी आ गया स्टेप, दूसरा स्टेप यानी दोनों में कॉमन है डी, यानी कंडीशन ऑफ लायबिलिटी टू पे एडवांस चेक। पहले आप लायबल हो गए, फिर आप कंडीशन देखोगे कि कितनी आपकी लायबिलिटी बनती है एडवांस चेक्स पे करने की, फिर तीसरा आप कंप्यूट करोगे आपका एडवांस टैक्स बनता कितना है देना। अब लास्ट ऑप्शन देखो, दो वो ही डिसाइड करेंगे व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन ये कह रही है आप पेमेंट करो एडवांस चेक की बाय एसएससी ऑन रिकॉर्ड, और जो ए ऑप्शन है वो कह रही है इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट। अब ध्यान से देखो इनमें से कौन सी ऑप्शन कहां आएगी। अगर ध्यान लगाओ तो देखो हमने कंप्यूट कर लिया एडवांस टैक्स, अब हम क्या करेंगे, हम उसकी पहले पेमेंट देंगे अपने बिहाफ पे, फिर इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स की और ड्यू डेट आएगी, यानी ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट दी जाती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, अगेन सीक्वेंस का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखो। वो क्या कह रहे हैं, सीक्वेंस करो जो ये आपको नीचे स्टेप्स दिए गए हैं इन दी ऑपरेशनल फंक्शनिंग ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एज पर सरफेसी एक्ट 2002। यानी आपको ना जो ये स्टेटमेंट स्टेप्स दिए गए ये आते हैं कि जो आपकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो किस तरीके से अपनी ऑपरेशनल फंक्शनिंग करते हैं सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग, आप उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करके बताओ। देखो ध्यान से हम पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले आती है कि 2% मैनेजमेंट फी चार्ज करो, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स बैंक को इश्यू करो, पेमेंट करो बैंक को, लोन्स बैंक से लो डिस्काउंट पे, और कैरी आउट करो रिकवरी को। अगर आप 2 मिनट लो, ध्यान से सारी स्टेटमेंट देखो, लगाओ आपका दिमाग क्या कहता है, क्या इसका आंसर होना चाहिए, फिर हम करेक्ट आंसर करते हैं। देखो अगर आपने सारी ऑप्शंस ध्यान से देखी हो तो सबसे पहले देखो आपको, अगर मैं एक और चीज बताता हूं, आप एक देखो यहाँ पे हर ऑप्शन में डी नंबर 1 पे है। दिमाग लगाने की अगर जरूरत है, कहीं कहीं पे स्मार्ट वर्क भी काम आता है, तो देखो बाइस लोन ऑफ बैंक एट अ डिस्काउंट, सबसे पहले तो नंबर 1 डैम श्योर है यही आएगा। ठीक है, यानी आपको बैंक से जो लोन्स बाय करने पड़ेंगे डिस्काउंट पे, फिर आपको इशू, अगर आप बैंक से लोन बाय कर रहे हो डिस्काउंट पे, तो यानी आपको डैम श्योर है सिक्योरिटी रिसिप्ट्स बैंक को इशू करनी पड़ेंगी, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा विल बी द नंबर सेकंड। यानी अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमारी जो ऑप्शन नंबर ए है और डी आप उसको डिलीट कर सकते हो, बची अब हम बी और सी, इनमें से आपने देखना है आगे थर्ड में कौन सा करेक्ट होगा। देखो अगर आपने सबसे पहले आपने बैंक से लोन बाय किया है डिस्काउंट, फिर आपने सिक्योरिटी रिसिप्ट्स बैंक को इश्यू की है, ठीक है, यानी फिर उसके बाद आप रिकवरी कैरी आउट करोगे। यानी अब आपके पास सिक्योरिटी रिसिप्ट्स आपने बैंक को इश्यू कर दी कि मतलब उन्होंने मतलब आप उनके बिहाफ पे पैसा कलेक्ट करोगे, अब आप जाओगे रिकवरी पे। सो यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। यानी और चौथा स्टेप क्या होगा, चार्ज करोगे 2% मैनेजमेंट फी, और लास्ट में जो होगा आप पेमेंट कर दोगे बैंक के लिए। ठीक है, बड़ा इजी था, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, पेपर बेहद इजी आता है। आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स टू ब्रांड देयर ऑफरिंग्स। इनमें से कौन से ऐसे रीजंस हैं जो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स को इनकरेज करते हैं कि वो अपने जो वो चीजें वो सर्व करें उनको ब्रांड दे, अपना नाम दे। ध्यान से देखो, आपको बड़ा इजी क्वेश्चन है, आराम से पता चल जाएगा।
सबसे पहले देखो, अगर आपके प्रोडक्ट का ब्रांड अच्छा है, बहुत अच्छा ब्रांड है, अगर आपने सारी ऑप्शंस ध्यान से पढ़ी होंगी तो उससे आप एक तो प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज कर सकते हो। सो चेक करते हैं बी ऑप्शन कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। देखो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी, और केवल डी ऑप्शन में बी नहीं अवेलेबल है, सो उसको कर दो डिलीट। आप कॉर्पोरेट्स आइडेंटिफाई प्रोग्रामर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बिल्कुल इसको छोड़ो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। सीधा ई पॉइंट चेक करो, आप अपने कस्टमर की लॉयल्टी टुवर्ड्स योर ब्रांड डेवलप कर सकते हो। चेक करते हैं ई ऑप्शन कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। देखो ए में भी, बी में भी, यानी सी ऑप्शन में भी नहीं अवेलेबल, उसको भी कर दो डिलीट। अब बची हमारे पास दो ऑप्शंस ए और बी, उनमें से सिर्फ चेक करो कौन सी होगी। देखो आपको प्रीमियम प्राइजेस इनेबल करेंगे, डेवलप करेंगे कस्टमर लॉयल्टी को। देखो इन्फॉर्म्स about the source of a product, D option, और A helps to gauge the level of product quality। देखो प्रोडक्ट क्वालिटी का ब्रांड के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए कहाँ पे है, ए ऑप्शन में, उसको कर दो डिलीट। एट द एंड जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है दैट इज द करेक्ट आंसर, यानी प्रीमियम प्राइसेस इनेबल होगी, हम कंट्रीब्यूट करेंगे टू कॉर्पोरेट्स आइडेंटिफाइंग प्रोग्राम्स और अपनी कस्टमर की लॉयल्टी करेंगे डेवलप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन देखो वो क्या कह रहा है। जो इंपेरिकल स्टडीज है दैट द इंपेरिकल स्टडीज दैट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये तो। देखो सभी को पता है कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो एल शेप्ड होता है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग रन में कभी भी जो आपका ऊपर नहीं जाएगा वो कम ही होगी कॉस्ट, ठीक है। सो बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, अब क्या आपको एक्सप्लेन करना। आगे बढ़ते हैं 21, वो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेट सैलरी सेल्स कंपेंसेशन प्लान, ठीक है। यानी हम अगर स्ट्रेट सैलरी कंपेंसेशन प्लान दे रहे हैं तो उसकी कौन सी डिसएडवांटेजेस हैं वो आपको बतानी है। सो अगर हम ध्यान से एक बार आप सारी ऑप्शंस को रीड कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी करेक्ट है, ठीक है। पहली उन्होंने क्या कहा, सेल्स वॉल्यूम इज एम्फसाइज्ड ओवर प्रॉफिट्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में ओवरस्टॉक द कस्टमर, ये दोनों तो बिल्कुल करेक्ट है, ये तो एडवांटेज, ये तो देखो फायदा ही है। अगर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने आपका कस्टमर को ओवरस्टॉक कर दिया तो वो तो आपका ही फायदा है, और जो सेल्स वॉल्यूम है वो एम्फसाइज होगी प्रॉफिट्स के। तीसरी देखो लो मोटिवेशनल इम्पैक्ट, ये डिसएडवांटेज है, बिल्कुल करेक्ट है। सो देखो सी ऑप्शन कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, एक तो हमारी ए और बी और डी में। सो हम अपना सी ऑप्शन को डिलीट कर देते हैं। डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट और रिटेन टॉप सेल्स परफॉर्मेंस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम स्ट्रेट सैलरी सेल्स कंपेंसेशन प्लान दे रहे हैं, यानी अगर वो जितनी मर्जी भी ज्यादा सेल्स कर दे बट उनकी कंपेंसेशन में अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ना, तो ना तो वो उनको वो आप डिफिकल्ट हो जाएगा, आप अच्छे सेल परफॉर्मेंस को रिटेन ही नहीं कर पाओगे। यानी वो कहेगा खामखा मैंने इतना एक्स्ट्रा चीजें भी बेची तब भी मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। सो ये चीज डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो अगर आप ध्यान से चेक करो, केवल ऑप्शन नंबर ए ही ऐसी है जिसमें सी और डी दोनों अवेलेबल है, और एक डी। अब लास्ट बचा, देखो ए मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वो तो एक एडवांटेज है, ठीक है। सो डी ऑप्शन भी डिलीट कर लो। एट द एंड हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी सबसे पहले तो इसका मोटिवेशनल इंपैक्ट बड़ा कम है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको अट्रैक्ट करना और रिटेन करना टॉप सेल परफॉर्मेंस को, और जो आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उन प्रोडक्ट्स पे ही फोकस करेंगे जिनमें सबसे कम एफर्ट चाहिए, क्योंकि उनके एफर्ट्स को पे बराबर किया ही नहीं जा रहा। आगे बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन नंबर, देखो क्या कह रहा है आपका। जो आपका 22वां क्वेश्चन है, उन्होंने आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, ठीक है। दो स्टेटमेंट्स में उन्होंने क्या दिया है, पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, द ओनली पर्पस ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ मूविंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम फैक्ट्री टू कस्टमर। यानी जो आपके लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आप करते हो उसका केवल एक ही लक्ष्य है कि जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हो रही है एक प्रोडक्ट को फैक्ट्री से कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए उनको कोऑर्डिनेट करना। दूसरी जो स्टेटमेंट है वो कह रही है जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है वो केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग फंक्शन की ही है। सो इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपने पढ़ लिया और इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, लाइक जो 22 है उसका जो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ना तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इसके साथ कंसर्न है कि आपने सिर्फ केवल यही एक्टिविटीज देखनी है जो आपके प्रोडक्ट्स मूव हो रहे हैं फैक्ट्री टू कस्टमर। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में बहुत कुछ आ जाता है, सप्लायर से लेके कस्टमर हर चीज सेल में आ जाती है। सो स्टेटमेंट 1 इज गलत। जो स्टेटमेंट 2 है वो अकेला, देखो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अकेला मार्केटिंग फंक्शन का काम नहीं, वो सभी का कंबाइंड काम है। सो इन शॉर्ट दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, ठीक है।
23वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which one of the advertising planning strategies is suitable for cars and appliances? देखो आपने अब कार्स और अप्लाइंसेस को एडवर्टाइज करना है, उनमें से कौन सी प्लानिंग आपकी जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी सूटेबल होगी। यानी देखो ये ऐसे अप्लाइंसेस हैं यानी जो आपके होते हैं, इनके सबसे ज़्यादा इनकी इंफॉर्मेशन आपसे कस्टमर मांगता है। अगर आप गाड़ी खरीदने जाओगे ना, सबसे पहले वो बताएगा मुझको उसकी डिटेल्स बताओ, अप्लाइंस के डिटेल्स, फीचर्स बताओ। तो देखो बहुत सिंपल है। सो ऑप्शन नंबर ए 23 इंफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट आंसर है इसका, ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज रिलेटेड टू कॉम्पिटेंसीज? इनमें से कौन सी ऐसी स्किल्स और कैपेबिलिटीज हैं जो आपकी कॉम्पिटेंसीज के साथ रिलेटेड हैं? अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आपकी कॉम्पिटेंसी है यानी आप एनालिसिस बहुत अच्छे करोगे, ठीक है। आगे मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे ला देता हूँ। हाँ, यानी आपकी कॉम्पिटेंसी है तो मतलब एनालिसिस बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चेक करो तो सी ऑप्शन में ये नहीं अवेलेबल है, उसको कर दो डिलीट। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, ये कोई इतना खास पॉइंट नहीं है। क्यूरियोसिटी है मतलब दिमाग चाहता है कि आप चीज़ें जानना चाहते हो, इसका कॉम्पिटेंसी के साथ कोई लेना देना नहीं। सो ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है, उसको कर देते हैं डिलीट। ऑर्गेनाइजेशन, चीज़ों को जितना अच्छा ऑर्गेनाइज करोगे उतनी ही आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी। सो जो सी है वो सिर्फ केवल ए ऑप्शन में अवेलेबल है। सो डी को भी हम करते हैं एलिमिनेट। एट द एंड जो हमारा आंसर है वो है ए, सी और डी। एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तीन चीज़ें, ये वो स्किल्स और कैपेबिलिटीज हैं जो डायरेक्टली कॉम्पिटेंसी के साथ रिलेटेड है। 25वें क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है रिसर्च डिजाइन में वो सिग्निफाई क्या करता है? यानी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट इन रिसर्च डिजाइन सिग्निफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग? बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखो जब एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट किया जाएगा यानी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करोगे, ना तो डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें सिलेक्शन का कोई लेना देना नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर नहीं सकते। केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही एक ऐसी चीज़ है जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर बी 25th क्वेश्चन। आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ध्यान से देख तो 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इसको आगे कर देता हूँ। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वन आर कंसीडर्ड एज सप्लाई फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके सप्लाई फैक्टर्स हैं जो आपके फ्लो को, जो आपका एफडीआई का हो रहा है उसको इम्पैक्ट करते हैं? अगर आप ध्यान से सारी ऑप्शन देख लो, कस्टमर एक्सेस, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, अवॉइडेंस ऑफ ट्रेड बैरियर्स और लॉजिस्टिक्स। सो अगर हम ध्यान से देखें, जो आपका कस्टमर का एक्सेस है उसका एफडीआई से कोई लेना देना दूर दूर तक है ही नहीं। देखो ऑप्शन ए जो आपके ए और डी में अवेलेबल है, सो आप इनको डिलीट कर दो। अब इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, इसका क्या लेना देना, क्या आपकी इकोनॉमिक प्रायोरिटी एफडीआई में? सो अगेन आपका जो ऑप्शन नंबर बी है उसको डिलीट कर दो। सो बची क्या है ऑप्शन नंबर सी, यानी सी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी और लॉजिस्टिक्स आपके कैसे हैं, ये दो ऐसे सप्लाई फैक्टर्स हैं क्योंकि सप्लाई आपने अब चीजें देनी है आपने। सो ऑब्वियस गल है, सप्लाई का बात हो रही है तो रिसोर्सेज की होगी, लॉजिस्टिक्स की होगी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगेन 27th क्वेश्चन आता है हमारा मैचिंग का क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, उन्होंने दो आपको लिस्ट दी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। वो कह रहे हैं लिस्ट 1 को और लिस्ट 2 के साथ आपने करना है मैच, ठीक है। ध्यान से करते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार आप 1 मिनट लगा के सारी ऑप्शंस को स्टडी कर लो। देखो जो आपके आम ईएफटी को स्टडी करते हो, आपको ना इसकी कमेटीज दी हुई हैं। एक है आपको राशिद जलानी कमेटी, सोर्दिवानी कमेटी, मालेगाम कमेटी और शेरे कमेटी। देखो सबसे इजी है राशिद जलानी कमेटी को याद रखना। देखो जो आपके राशिद जलानी कमेटी है ये आपको सजेस्ट करते हैं जो आपके लैंडिंग के अल्टरनेट मेथड्स हैं। सो जो सी है उसका करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। अगर आप ध्यान से देखो तो बाकी सारी ऑप्शंस में सी के अलग अलग आंसर्स दिए हुए हैं। सो एक
केवल ऐसी ही ऑप्शन है जिसमें जो सी का फर्स्ट आंसर आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अब हम इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं। देखो जो आपकी स्टडी है, जो आपकी ईएफटी की, ये आपकी सारी शेरे कमेटी 1995 में डिस्क्राइब की गई थी। जो आपके वर्किंग ग्रुप्स हैं एनबीएफसीज पे, वो आपके आ जाते हैं जो आपकी मालेगाम कमेटी है 1995 में। अगेन जो आपका अल्टरनेट मेथड्स ऑफ लैंडिंग में ये आपको बता ही चुका हूं, ये हमारी राशिद जलानी कमेटी बताती है 1992 की, इसकी गाइडेंस इसने दी थी। और जो हमारा एक्सपर्ट ग्रुप है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, वो आता है हमारा लाइक जो सौदानी कमेटी है, उसमें उसकी सारी डिटेल्स फर्निश्ड हैं। ठीक है, समझ आ गया। आगे चलते हैं 28th क्वेश्चन पे, ध्यान से देखो 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है। The application for information 1 is rejected under the Right to Information Act 2005. The CPIO and SPIO is obligated which of the following to furnish the person seeking the information. किसी बंदे ने आरटीआई एक्ट के दौरान इंफॉर्मेशन मांगी बट उसकी इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। अब वो जो सीपीआई, जो आपके सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या आपके स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उनको कोई ना कोई रीजन तो देना पड़ेगा। जो बंदा इंफॉर्मेशन मांग रहा है क्यों उसकी आरटीआई रिजेक्ट कर ली, तो उसका आपको करेक्ट बताना है। सबसे पहले देखो रीजन देना है, तो ऑप्शन नंबर बी, रीजंस फॉर सच रिजेक्शन देने ही पड़ेंगे। सो अगर आप ध्यान से चेक करो सी ऑप्शन में बी नहीं अवेलेबल, सो मतलब हमारा करेक्ट आंसर ए बी सी में से होगा। अब जो हमारा पीरियड है विद इन विच एन अपील अगेंस्ट सच रिजेक्शन में बी प्रेफर्ड, यानी जो आपका पीरियड है जिसके अंदर वो अपील हुई थी उस रिजेक्शन के लिए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो जहां भी ई ऑप्शन अवेलेबल है, केवल बी और ई डी पॉइंट में ही अवेलेबल है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन नंबर। यानी एक तो रीजन बताना पड़ेगा, पर्टिकुलर्स बताने पड़ेंगे एपीलेंट अथॉरिटी के, और पीरियड जिस पीरियड के अंदर अपील को रिजेक्ट किया गया था। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं 29th क्वेश्चन पे। देखो 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है। X was appointed on 1st July 2022 as a lecturer in university. X को 1 जुलाई 2022 को एज अ लेक्चरर एक यूनिवर्सिटी में अपॉइंट कर लिया। उसने कंटिन्यू किया, ही वॉज कंटिन्यूड ऑन 30th अप्रैल 2023 तक। ठीक है, अब व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर असेसमेंट ईयर 23 और 24 फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर सैलरी। 1 जुलाई से उसने ज्वाइन किया, 30 अप्रैल 2023 तक उसने काम किया, जबकि जो बुक्स हैं वो 31 मार्च 2023 तक बंद हो गई। ठीक है, सो उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है क्या होगा। देखो बड़ा सिंपल है, प्रीवियस ईयर। एक तो ऑब्वियस बात है, अगर असेसमेंट 23-24 है तो मतलब प्रीवियस ईयर 31 मार्च को खत्म हुआ। अगर ऑप्शन ध्यान से देखें तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, उनमें 30 अप्रैल का था, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप डिलीट कर दो। बची कौन सी, सिर्फ 2। अब देखो प्रीवियस ईयर वहीं से स्टार्ट होता है जब से आप काम करना स्टार्ट करते हो, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, 30th क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। वो कहते हैं अगर आपकी प्रेजेंस है आउटलायर्स की डाटा सेट में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बेटर मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी। अगर आपका उन्होंने क्या कहा है, जो आपके डाटा सेट आपको प्रोवाइडेड है उसमें आउटलायर्स हैं। ठीक है, मतलब बाहरली चीजें हैं, तो आपकी कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर सबसे ज्यादा इसमें सेट बैठेगी। ठीक है, देखो जो अगर हम ध्यान से देखें, आपको जो ऑप्शंस में ट्रिम्ड मीन, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और हार्मोनिक मीन दिया है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपकी आउटलायर्स हैं, मतलब एक पोजिशनल चीज है, मतलब बाहर की चीजें हैं। सो पोजीशन में केवल मीडियन आता है। सो अगर आप देखो तो डी ऑप्शन होनी ही चाहिए। अगर आप चारों ऑप्शंस चेक करो तो सिर्फ केवल डी ऑप्शन ही है जिसमें डी अवेलेबल है, और दूसरी बी यानी ट्रिम्ड मीन। सो इसका करेक्ट आंसर है ट्रिम्ड मीन और मीडियन। ये 2 चीजें हैं, अगर आपके डाटा सेट में आउटलायर्स हैं तो इनको आप यूज करके आप अपने एज अ बेटर मेजर सेंट्रल टेंडेंसी की निकाल सकते हो। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। कोई डाउट हुआ किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं कल विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।